हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। अभी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है उसका हम आज रिव्यू देखेंगे 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसको बाबर ने हराया था। कब? 21 अप्रैल 1526 के दिन ये लड़ाई हुई थी। पानीपत के टोटल कितने युद्ध हैं? तो यहाँ पे 3 युद्ध होते हैं। तो पहला युद्ध है 1526 में होता है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर अगला युद्ध होता है 1556 में, जो कि अकबर वर्सेस हेमू का होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि अकबर यहाँ पे विजयी होता है और हेमू यहाँ पे मारा गया था। फिर तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। तो इस तरह से 3 युद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? नानक जयंती, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 6 में किस देश से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है? तो किसको दी गई है? जो पाकिस्तान से आए हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए थे और यहाँ स्थायी रूप से वो बस गए हैं, उनको ये नागरिकता प्रदान करता है। देश भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़ा नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रीलंका एक द्वीप है जो कि भारत के साथ इसकी क्या होती है? समुद्री सीमा मिलती है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 223 भी किस संबंध में है? तो किससे संबंधित है? ये ट्रिब्यूनल गठित करने का एक अधिकार देता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसके अलावा अगर बात कर ले फाइनेंस कमीशन की, वित्त आयोग की, तो जो कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों जैसे कि टैक्स का वितरण करता है और राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं हर 5 साल में। फिर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। इसका कार्य होता है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव करवाते हैं। फिर अगला है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी तक आता है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत लाया गया था। तो ये किस लिए? ये शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन के लिए इसको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्निवल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ के एक पारंपरिक आदिवासी उत्सव है जो नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक नृत्य, संगीत व भोजन को वहाँ के दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है? तो 1856 का जो अधिनियम था वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी विडो रीमैरिज एक्ट इसको बोला जाता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इसको लाया गया था। यह कानून विधवाओं को पुनः विवाह करने की कानूनी अनुमति देता है। फिर बात करते हैं एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, यानी सती प्रथा का उन्मूलन। ये वर्ष 1829 में लाया गया था। तो कौन लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग लाया गया था। किसके योगदान से? तो राजा राम मोहन राय ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था। और फिर अगला अगर बात करते हैं सन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी बाल विवाह निषेध की अगर बात करें तो ये 1929 में लाया गया था शारदा अधिनियम के नाम से। इसमें अगर प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो हरबिलास शारदा इन्हीं के नाम पर ये लाया गया था। लड़कियों की यहाँ पे न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय कर दी गई थी। यानी एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम से कानून लाया गया था। ये भारतीय आधुनिक शिक्षा की नींव था। इसका उद्देश्य क्या था? तो आधुनिक विज्ञान, गणित और तार्किक सोच को बढ़ावा देना। तो इस तरह से चारों ऑप्शन हमने यहाँ पे देख लिया। अगला देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को 4x100 मीटर रिले दौड़ में किन खिलाड़ियों ने नया रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ पे गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत हुबलीधार और अमलन, ये 4 नाम यहाँ पे जो थे वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी अगर बाहर बसे व्यक्ति को नागरिकता कौन से अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान की जाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन थे 11 था, 9 था, 7 था, 8 था, इस तरह से ऑप्शन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1995 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी मौद्रिक नीति लागू की थी? तो 1995 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके तहत आरबीआई ने मॉनेटरी टूल्स, यानी कि जो मौद्रिकरण है, इसको लागू किया था। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, सीआरआर हो गया, यही सभी लागू करता है। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन इस तरह से थे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी एंड टर्सरी, कुछ इस तरह का ऑप्शन था। तो इसका
इसका सही उत्तर क्या होगा कि 1947 में भारत की लगभग 70% से अधिक जनसंख्या, जो कार्यशील जनसंख्या थी, वो कृषि से संबंधित गतिविधियों पर संलग्न थी। और कृषि किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। औद्योगिक विकास बहुत सीमित था और अधिकांश आय कृषि उत्पादनों से ही आया करती थी। अगला देखते हैं, भारत के पूर्वी तट की क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़ा मतलब जो वहाँ का लैंड है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई थी। तो अगर बात करें कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पे कई नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, तो यहाँ का जो तटीय मैदान है काफ़ी उपजाऊ होते हैं और चक्रवात भी यहाँ पे आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसके अंतर्गत तो गवर्नर जनरल बनाया जाता है, लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें बनाया गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता है। अगला देखते हैं, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि पाक जल संधि कहाँ पे है? तो भी भारत और श्रीलंका के मध्य ही है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी पॉइंटिंग टूल्स कौन सा है? तो यहाँ पे माउस का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, 25वें आईफा अवार्ड समारोह में कौन सी फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पे जीता है? ये करेक्ट आंसर आया हुआ था, बट मैंने भी एनालिसिस जब देखा तो लोगों ने थोड़ा मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कुछ अलग तरीके से बताया था, जबकि क्वेश्चन ये रियल ये था। तो यहाँ पे जो मिसिंग लेडीज, इसको मतलब लापता लेडीज नाम से जो पिक्चर है, मूवी है, वो यहाँ पे जीती है। इस फिल्म को क्या किया गया कि दर्शकों द्वारा काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये 2000 पूछा गया था कि किस भारत के किस शहर में आयोजित की गई, बट एनालिसिस में कुछ टीचर ने कराया है कि कहाँ पे आयोजित की गई, वो अलग अलग कंट्री का नाम देकर करा दिए हैं, जबकि पूछा यह था कि भारत के किस शहर में आयोजित हुई। की बात की जाती है कि जैसे कि अगर नेशनल की बात की जाए तो पैरा एथलेटिक्स जो नेशनल है वो चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पे ये वर्ल्ड का पूछा गया था, नेशनल का था नहीं। तो जो वर्ल्ड का है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है, तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। तो इसका दो आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि न्यू दिल्ली होगा या चेन्नई होगा। अब आंसर की में क्या आता है उसके अनुसार करेक्ट आंसर होगा, बट दो हो सकते हैं, या तो न्यू दिल्ली होगा जो कि होने वाला है, या फिर चेन्नई की अगर बात करें तो नेशनल लेवल का था, बॉर्डर लेवल का नहीं था। अगला देखते हैं, इम्पल्स क्या है? तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन थे, एक और कोई ऑप्शन था मुझे याद नहीं ठीक से। तो इम्पल्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये फोर्स इंटू टाइम होता है, यानी बल का समय के साथ यहाँ पे गुणा किया जाता है। अगला देखते हैं, और इसके अगर एसआई मात्रा की बात करें तो न्यूटन सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में भारत का एचडीआई स्कोर क्या रहा था? तो 2025 का लगभग 0.644 रहने की यहाँ पे संभावना है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर आधारित होता है। अब कौन सी निजी, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी निजी कंपनी नासा के साथ मिलकर स्टार कॉन्स्टिलेशन से संबंधित रॉकेट प्रक्षेपित की है? तो इसका ऑप्शन जो दिया गया था तो इस तरह से थे, पिक्सल, उड़ान, और दो ऑप्शन थे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? पिक्सल होगा। पिक्सल नामक निजी कंपनी ने नासा के साथ मिलकर स्टार कॉन्स्टिलेशन परियोजना के तहत रॉकेट प्रक्षेपण में सहयोग किया था। गणित से संबंधित एम्पियर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित हुई थी? तो 1827 में आंद्रे मेरी एम्पियर ने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिनोमिना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें क्या था कि विद्युत धारा और बलों के सिद्धांत दिए गए थे। यह विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने 2025 में ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश, यानी कि वहाँ पे जो भी ऑप्शन थे उसके अनुसार मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। इसमें लकड़ी की रंगीन कठपुतलियों को धागे से चलाकर कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो यहाँ पे कठपुतली नृत्य लिखा गया है, तो ये नहीं कठपुतली, सिर्फ ये पूछा था कि कठपुतली किस राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं, भारत व ब्रिटेन के मध्य कब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है? तो इसका अगर जब इसकी इन्फॉर्मेशन जब मैंने निकालने की कोशिश की तो ये पता चला कि अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, बट बात ये चल रही है कि 2025 के अंत तक संभावना है कि ये हो जाए। ऑप्शन में 2025 भी था, 2026 भी था, 27 भी था और 28 भी था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो 2025 इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर अब आंसर की में क्या आती है वो देखते हैं, या फिर और एनालिसिस जिन्होंने कराया उसके अनुसार आप अलग हो सकता है, अलग अलग आंसर इसका बताए हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 2025 होगा।
अगला देखते हैं, कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले में कहाँ दिखाई देता है? तो अधिकांश विंडो जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, नोटिफिकेशन स्क्रीन के निचले दाएं कोने में दिखाई देता है, जहाँ सिस्टम ट्रे और समय भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांड्य और चेर साम्राज्य में क्या समानता थी? तो यहाँ पे एक ऑप्शन था उर, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें समानता पूछी गई थी, तो एक ऑप्शन उर था, तो मेरे ख्याल से उर इसका सही आंसर होगा। ये बेसिकली था कि जो वहाँ पे जो समाज था, यानी ग्राम, जो गांव वहाँ के होते थे की इकाई होती थी, उसको उर बोला जाता था, और वही दोनों में शायद समानता भी होगी, इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, 1938 में वैज्ञानिक हेराल्ड को रसायन में किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1938 में हेराल्ड उर्टिस जो थे को विद्युत अवघटन और बिलियन में चालकता पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीर्ति योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये खेलो इंडिया से रिलेटेड है, तो ये 2024 में लॉन्च की गई थी। अगला देखते हैं, IIA DAR PGA कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या था? तो इसके थीम की बात करें तो फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इसमें ई गवर्नेंस, डेटा एनालिटिक्स और जनसेवा में AI की भूमिका पर चर्चा हुई थी। इसके भी 2 ऑप्शन थे, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। फ्यूचर की बात यहाँ भी की जा रही है, और ऑप्शन में शायद नेक्स्ट जनरेशन ऐसा करके कुछ था, तो ये मतलब बात यही है कि भविष्य के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो या तो इसका यही हो जाएगा कि फ्यूचर ऑफ गवर्नेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन वाला ऑप्शन था तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल हैं? तो यहाँ पे टोटल 17 लक्ष्य हैं, जो कि 2015 में इसको घोषित किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक इसको पूरा करना है, जैसे कि गरीबी हटाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ये सभी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रियासतों के विलय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 562 रियासतों को एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अहम भूमिका निभाई थी। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, 2015 तक संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 2015 तक 193 सदस्य देश हैं। दक्षिण सूडान जो कि 2011 में अंतिम यानी कि 193 सदस्य के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, कृषि मंत्रालय के अनुसार 1947 से लेकर 2015 तक किस प्रकार के भूमि क्षेत्र में कमी हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे एक और ऑप्शन था, वो मुझे याद नहीं, तो जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड, बैरन लैंड या फिर फॉरेस्ट कवर लैंड, तो किस इसमें कमी आई? तो कृषि मंत्रालय जो 1947 से 15 के बीच कृषि योग्य जो भूमि थी उसमें ये कमी बताया है, तो जो खेती के लिए भूमि की उपयोग में लाई जाती थी उसकी यहाँ पे कमी बताई गई है। जबकि शहरीकरण और औद्योगिकरण यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शायद एक ऑप्शन रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चरल लैंड। अगला देखते हैं, पुलिस और स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल किस सरकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 246 के अनुसार ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। तो सूचियाँ कितनी होती हैं? 3 तरह की, जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, एक कंकरेंट लिस्ट हो गई, तो इस तरह से होती है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको जो भी एनालिसिस कराए हैं तो थोड़ा अजीब तरीके से करा दिए हैं, बट करेक्ट क्वेश्चन ये था कि 2022 से 2025 तक भारत सरकार कौशल विकास योजना चला रही है, अभी उसका कौन सा वर्जन चल रहा था? उसके ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे। जो वर्तमान में कौशल विकास योजना चला रही है 4.0 है। इसका उद्देश्य है नवाचार, डिजिटल कौशल और इंडस्ट्री। 4.0 के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देना है। ये 2022 से 2025 अभी ये चल रहा है। अभी 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के उसमें पेपर था, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि